माँ, माँ, ये तुम रोज बाहर बैठकर ये तारों को क्यों देखती हो? बेटा तुझे पता है ये तारों में मैं तुम्हारे पिताजी को देखती हूँ। माँ, तो क्या पिताजी आसमान में रहते हैं? मुझे भी दिखाओ, पिताजी कहाँ हैं? मुझे तो कहीं से कहीं पिताजी नहीं दिख रहे। मेरा प्यारा बेटा, और तुझे अभी तक नींद नहीं आ रही? माँ, आज तुम मुझे कौन सी नई कहानी सुनाओगी? तुम रोज एक ही कहानी सुनाती हो, कभी कभी मुझे नई नई कहानियाँ भी सुनाओ करो। बेटा, अब मैं तेरे लिए रोज रोज नई नई कहानियाँ कहाँ से लेकर आऊँ? नहीं माँ, आज तुम मुझे कोई सी नई कहानी सुनाओ। अगर तुम आज मुझे नई कहानी नहीं सुनाओगी तो फिर मैं रात भर ये आंगन में खड़ा रहूँगा। ये लड़का भी ना दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है। सुनाओ ना माँ, मेरी प्यारी माँ, एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। ठीक है, मैं तुझे आज मेरी और तेरे पिताजी की कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ, आज मुझे तुम्हारी और पिताजी की कहानी सुननी है। बेटा, बहुत समय पहले की बात है, जब तू मुझे पैदा नहीं हुआ था। इस घर में तेरे पिताजी और मैं ही रहते थे। बेटा, तेरे पिताजी भी यही मिट्टियों के मटके बनाने का काम करते थे और ये काम उन्होंने ही मुझे सिखाया है। फिर बेटा, एक दिन सुबह जब भाग्यवान, आज तो हमने समय रहते ढेर सारे मटके बना के तैयार कर लिए। बस केवल अब इन मटकों का सूखने का इंतजार है। भाग्यवान, आज रात में ये सभी मटके सूख जाएंगे। फिर पड़ोसी गांव में मैं इन मटकों को बेचने के लिए जाऊंगा। भाग्यवान, इतनी धूप में काम करते करते अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाना तैयार हो गया है क्या? हाँ जी, खाना तो मैंने सुबह सुबह ही तैयार कर दिया था। आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए जब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माया, जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ जब तक तुम खाना लगाओ। बेटा, तेरे पिताजी का नियम था सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी गाय को घास डालना। अरे भाग्यवान, अभी तक तुम उठी नहीं? देखो, अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे अब तो उठो। ठीक है, उठ रही हूँ, थोड़ी देर और सोने दो। अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। अरे माया, मैंने तुमसे कहा था ना, आज मुझे पड़ोसी गांव में जाकर ये मटके बेचने हैं। तुम जल्दी से उठकर मुझे खाना तैयार कर कर दो, वरना मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, उठती हूँ। तेरे पिताजी हर रोज मटकों से भरी टोकरी उठाकर दूर दूर के गांव में मटके बेचने निकल जाया करते थे। मटके वाला मटके, मटके ले लो मटके। ओ मटके वाला मटके, मटके ले लो मटके। इसी तरह रामू गांव की गली गली घूम घूम कर अपने सभी मटके बेचकर अपने घर पहुंचता है। माया, ओ माया, माया, जरा बाहर एक गिलास पानी लेकर आओ। आज गांव की गली गली घूम घूम कर थक गया हूँ। आज तो आप बड़े जल्दी आ गए। आज समय रहते तुम्हारे सभी मटके बिक गए। हाँ माया, आज मेरे समय रहते सभी मटके बिक गए और आज मुझे मटकों का अच्छा खासा दाम मिला। क्या? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। माया, अब से हमें बचत करनी चाहिए। जब हमारी संतान होगी तो हम उसका कोई अच्छे से विद्यालय में दाखिला करवाएंगे और हम उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी संतान होगी तो हम उसे खूब अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे। माया, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी भी संतान मेरी तरह ये गांव जा जाकर मटके बेचे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी संतान पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। इसी तरह तेरे पिताजी और मेरे बड़े ही सुख के दिन कट रहे थे। फिर मुझे कुछ महीने बाद तू पैदा हुआ। तेरे पिताजी बड़े ही खुश थे और तुझे खूब प्यार करते थे और हम दोनों हमारे जीवन से बड़े ही खुश थे। भाग्यवान, हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। माया, हम इस पुत्र की परवरिश बड़े ही अच्छे से करेंगे। मैं आज से ही खूब मेहनत करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाकर बेचूंगा, जिससे मेरे बेटे को मैं एक अच्छे से विद्यालय में दाखिला करवाकर
इसे एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। और हम दोनों हमारे जीवन से बड़े ही खुश थे। फिर बेटा एक दिन सुबह जब अरे भाग्यवान, आज मटके बनाने के लिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। भाग्यवान, तो मैं जंगल की ओर से मिट्टी खोदकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम मेरे ये मटकों का ख्याल रखना। अगर आप जंगल की ओर जा रहे हो तो आप वहाँ से खाना बनाने लायक कुछ सूखी लकड़ियाँ भी लेकर आ जाना। आज घर में बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है। ठीक है भाग्यवान, मैं अपने घर के लिए लकड़ियाँ भी लेकर आऊँगा। इतना कहकर तेरे पिताजी अपने घर से जंगल की ओर मिट्टी लेने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या हुआ माँ, बताओ ना माँ। बेटा ये तू पूछे नहीं तो ही बेहतर है। पिताजी जंगल की ओर मिट्टी और लकड़ियाँ लेने गए, फिर क्या हुआ माँ? बेटा तेरे पिताजी को बहुत समय हो गया था लेकिन जंगल से नहीं लौटे। आज उन्हें मिट्टी लेने में इतना समय क्यों हो गया? मेरा तो ये सोच सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा है। वो कोई संकट में तो नहीं? नहीं, वो आते ही होंगे। बेटा तेरे पिताजी के इंतजार में रात भी बीत गई और सुबह हो गई, लेकिन तेरे पिताजी जंगल से घर वापस नहीं लौटे। इतने ही बीच में मैं तुझे आंगन में लेकर बैठी थी, तब अचानक से हरिया काका आते हैं। अरे माया, रामू कहाँ पर है? अरे हरिया काका, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो कल दोपहर से ही जंगल में मिट्टी लेने के लिए गए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटे। क्या वो रामू तो नहीं? हरिया काका, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए ना। माया, तू एक काम कर, तू जल्दी से मेरे साथ जंगल की ओर चल। बेटा वहाँ पर तेरे पिताजी जो घर से कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर गए थे, वो सभी वहाँ पर रखे हुए थे। ये टोकरी और कुल्हाड़ी तो रामू की है, क्या ये रामू तो नहीं? बेटा तेरे पिताजी को शेर ने पूरा खा लिया था, केवल उनकी हड्डियाँ ही छोड़ी थी जो वहाँ पर पड़ी हुई थी। मगर माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो पिताजी ही थे जिन्हें शेर ने खाया? मैं भी यही समझी पहले कि ये तेरे पिताजी नहीं हो सकते, मगर बहुत दिन हो गए तेरे पिताजी वापस नहीं लौटे, तो मैं समझ गई थी कि अब तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। वो हम दोनों को इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गए। बेटा इसी तरह तेरे पिताजी के जाने के बाद मटके बनाकर उन्हें गांव में बेचकर मैंने तुझे आज इतना बड़ा किया। माँ, पिताजी का सपना था ना कि मैं एक बड़े से विद्यालय में जाकर पढूं, तो क्या माँ तुम मेरा कोई से अच्छे से विद्यालय में जाकर दाखिला करवाओगी? बेटा अगर तेरे पिताजी होते तो हम जरूर तुझे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाते, मगर बेटा अब तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और अब इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर तू जानता ही है हमें ये मटके बनाकर कितने पैसे मिलते हैं। ये पैसे तो घर में ही सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर बेटा मैं तुझे अच्छे से विद्यालय में दाखिला कैसे करवा पाऊंगी? माँ, तुम फिर रोने लगी। माँ रोइए मत, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो माँ, अब बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है, अब हम अंदर जाकर सोते हैं। और वैसे भी कल सुबह हमें जल्दी उठकर पड़ोसी गांव में मटके बेचने जाना है। अगले दिन की सुबह। अरे ओ माया, माया जरा घर से बाहर तो आ। अरे भाभी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी यहाँ कैसे का क्या मतलब है? ये घर मेरा ही है, मेरी मर्जी जब मैं यहाँ आऊंगी। मेरे जीवन में मैंने तेरे जैसी झूठी औरत नहीं देखी है। भाभी आप क्या कह रही हो? अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? पिछले 2 महीने का किराया ब्याज सहित नहीं दिया है। भाभी मैं 1-2 दिन में जैसे ही मेरे ये सभी मटके बिक जाएंगे तो मैं आपका किराया ब्याज सहित दे दूंगी। अरे नहीं, अब मुझे तुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तू तो मेरा घर खाली कर। मैं ये घर खाली करके मेरे ये बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप इतने दिन रुकी, थोड़े दिनों की और दया कर दो। मैं आपका 2 महीनों का किराया ब्याज सहित लौटा दूंगी। देख माया, अब मेरे पास यहाँ आने का कोई फालतू का समय नहीं है। मैं 2 दिन बाद तेरे पास आऊंगी। अगर तूने मुझे 2 महीने का किराया ब्याज सहित नहीं दिया तो मैं तेरे घर के सभी बर्तन बाहर फेंक दूंगी और तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। अरे बेटा, तू इतने सोच विचार में क्या पड़ गया? तू चिंता मत कर, हम आज ज्यादा मटके बनाकर गांव में बेच कर आते हैं। अरे बेटा,
अपने मटके बनाने के लिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं बची। अब हमें जंगल से मिट्टी लेकर आनी होगी। बेटा, हम जंगल की ओर जा रहे हैं, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ जंगल चलकर वहाँ से तू कुछ सूखी लकड़ियाँ भी तोड़ लेना। ठीक है माँ, हम दोनों जंगल की ओर जाते हैं। फिर माया और उसका बेटा जंगल की ओर निकल जाते हैं। अरे बेटा, तू इतने बड़े पेड़ को क्यों काट रहा है? छोटा पेड़ काट। नहीं माँ, मैं इस पेड़ को काट लूँगा, फिर हमें कई दिनों तक लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बेटा, तू पागल है, जैसे तू इतना बड़ा पेड़ काट ही लेगा। इतने ही बीच में पेड़ से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है। माँ माँ माँ, अरे ओ लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे जंगल में आकर मेरा ही पेड़ काट रहा है? अरे इसे माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं था कि ये इलाका तुम्हारा है। इसे माफ कर दीजिए, इसके पिताजी नहीं हैं, जिस वजह से हम दोनों ये जंगल में लकड़ियाँ काटने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए। बस मुझे माफ कर देने से क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इसकी सजा तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी मिलेगी। तुम्हें जो सजा देनी है वो सजा मुझे दीजिए। कृपा करके मेरे बेटे को कुछ हानि मत पहुंचाना। ठीक है, तुम मुझसे विवाह कर लो। इतना कहते ही माया चौंक जाती है और कहती है, बाबा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं विधवा हूँ और ये मेरा बेटा है, फिर भी आप मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी कर ले। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र की यही जान ले लूंगा। नहीं, तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो और शादी करने के बाद हम तीनों इसी जंगल में मेरी झोपड़ी में रहेंगे। माया अपने बच्चे को बचाने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर लेती है। फिर वो तीनों जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगे। खाना तैयार है। माँ, आज तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाओगी क्या? नहीं बेटा, आज मुझे कहानी सुनाने का मन नहीं है। पता नहीं तेरे पिताजी क्या सोचेंगे कि उनके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मगर माँ, तुमने मेरी जान बचाने के लिए शादी की है, ये बात तो पिताजी को पता ही होगी। अरे सुनती हो, ये तुम रोज बाहर आकर ये आसमान में क्या देखती हो? काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अब तुम दोनों अंदर आ जाओ, वरना उससे पहले यहाँ कोई जंगली जानवर आ जाए। भाग्यवान का ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो बेचारी कितनी परेशान है, मगर अब मैं भी क्या करूं? मुझे भाग्यवान को सच बताने की शक्ति नहीं है, मगर अब मैं जो भी कर रहा हूँ वो भाग्यवान और मेरे पुत्र के लिए ही कर रहा हूँ। मगर जिस दिन भाग्यवान को इस बात का पता चलेगा, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। बस केवल मुझे अब उस पल का इंतजार है। बस कल अगर मेरा उपाय काम कर गया तो फिर माया के जीवन में ये आखिरी दुख की रात होगी। अरे कोई बचाओ, बचाओ, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे भाग्यवान, यहाँ आकर देखो, मुझे सांप ने काट लिया है। वो बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था। अच्छा हुआ, तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। तुम वहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? यहाँ आओ और कुछ जड़ी बूटियाँ मेरे पैर से लगाओ। माँ, हमें इनके बुरे वक्त में इनकी सहायता करनी चाहिए। भले ही इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम इंसानियत की तौर पर इनकी जान बचा सकते हैं। और माँ, ये शिक्षा मुझे तुमने ही तो दी है। तुमने ही तो कहा था, भले ही कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, मगर
हमें उसकी बुरे वक्त में सहायता करनी चाहिए। ये बात सुनकर माया को बूढ़े व्यक्ति पर दया आने लगी और वो कुछ जड़ी बूटी के पत्ते तोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति के जख्म पर लगा देती है और इतने ही बीच में वो व्यक्ति रामू का रूप ले लेता है। इसे देख माया और माया का बेटा चौंक जाता है। अरे माँ, ये तो पिताजी हैं। आप यहाँ कैसे? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भाग्यवान तुम्हारे मुझे छूते ही मेरा श्राप नष्ट हो गया। मैं पहले की तरह अपने रूप में वापस आ गया। शराब में कुछ समझी नहीं, और ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान रुको, मैं सब बताता हूँ। भाग्यवान, जिस दिन मैं हमारे घर से जंगल की ओर मिट्टी लेने और लकड़ियाँ काटने निकला था, तब चलो मिट्टी तो मैंने भर ली। अब मुझे भाग्यवान के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए। एक काम करता हूँ, ये पेड़ बिल्कुल सही है, इसे ही काट लेता हूँ। भाग्यवान, जैसे ही मैं उस पेड़ को काटने लगा तो अचानक से उस पेड़ की एक डाली ऊपर से टूटकर वहां से निकल रहे एक साधु के ऊपर जा गिरी। अरे बाप रे बाप, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? अरे दुष्ट मनुष्य, एक तो तूने मुझे चोट पहुंचाई और ऊपर से वहां खड़े होकर तमाशा देख रहा है। अरे तो मैं क्या करूं साधु महाराज, ये कोई मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। ये तो अचानक से इस पेड़ की डगाल आपके ऊपर जा गिरी, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पापी मनुष्य, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? ये जंगल में आकर इतने बड़े बड़े पेड़ काटते हुए। अरे ओ साधु महाराज, आप मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? मेरी मर्जी, मैं कोई सा भी पेड़ काटूं। ये कोई जंगल आपका है? जो आपकी इच्छा के अनुसार हम पेड़ काटेंगे। इस जंगल पर सबका अधिकार है। एक तो तू गलती करता है और ऊपर से तू अपनी गलती स्वीकार भी नहीं करता है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तुम मुझे क्या बताओगे? पहले खुद ही तो तुम इतने बूढ़े हो, तुम मेरा क्या कर लोगे? अच्छा, तुझे अपने जवान होने पर इतना घमंड है? जा, मैं तुझे अभी से श्राप देता हूँ कि तू अभी से बूढ़ा हो जाएगा और तू हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह और इसी पेड़ में कैद हो जाएगा। जब जाकर तुझे एक पेड़ की पीड़ा समझ आएगी। साधु महाराज के कहते ही रामू बूढ़ा हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं अचानक से बूढ़ा कैसे हो गया? साधु महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये बात तुम मुझे अपनी गलती हुई थी तब कहते तो मुझे अच्छा लगता, मगर तूने नहीं कहा। जा, जीवन भर इसी जगह और इसी पेड़ में रहेगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जब कोई लकड़हारा तुझ पर वार करेगा तो तुझे कैसा दर्द होगा? साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। साधु महाराज, मुझे लगा कि आप यूं ही एक साधारण ब्राह्मण हो, आप मेरा क्या कर सकते हो। लेकिन साधु महाराज, आप एक महान तपस्वी ब्राह्मण हो, जिसके श्राप देने के बाद मेरा ये हाल हुआ। साधु महाराज, मैं ये पास के गांव में रहता हूँ और साधु महाराज, मेरा एक छोटा सा ही परिवार है, जिसमें मेरी पत्नी और मेरा एक छोटा सा पुत्र है। साधु महाराज, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? मैं मटके बनाकर दूर दूर गांव में जाकर उन्हें बेचता हूँ। उन्हीं मटकों के लिए मैं यहाँ आया था मिट्टी लेने। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। साधु महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बेटा, मैंने क्रोध में आकर तुझे बहुत बड़ा श्राप दे दिया है और मैं दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं ले सकता हूँ, मगर मैं तुझे इस श्राप से मुक्त करने का एक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनना। अगर तेरी पत्नी तुझसे इस अवस्था में विवाह कर लेती है और तेरे पैर छू लेती है और
तेरी पत्नी के मन में तेरे प्रति दर्द भावना उत्पन्न होती है, तो फिर तू इस शराब से मुक्त हो सकता है। क्या साधु महाराज? मगर साधु महाराज, आपने तो मुझे श्राप दिया है कि मैं इस पेड़ से कहीं दूर नहीं जा सकता हूँ, तो फिर मेरी पत्नी मुझसे विवाह कैसे करेगी? बेटा, अब तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक तेरी पत्नी यहाँ नहीं आए। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, तू तेरी पत्नी से इस अवस्था में ये वाली बात नहीं कहेगा। उपाय पूरा होने के बाद तू अपनी पत्नी को सच बता सकता है। अगर तूने तेरी पत्नी को इस रूप में सब बताया तो तू हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। इतने ही बीच में वहाँ से वो ब्राह्मण गायब हो जाता है। भाग्यवान, इसी तरह तुम्हारे छूते ही मैं उस साधु महाराज के श्राप से मुक्त हो गया। भाग्यवान, मैं तुम्हारा वहाँ आने का इंतजार पूरे 7 साल से कर रहा था, और अपना पुत्र भी अब कितना बड़ा हो गया है। छाया, अब रोना बंद करो। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम तीनों हमारा जीवन खुशी खुशी जिएंगे। चलो भाग्यवान, अब हम हमारे घर की ओर चलते हैं। माया की आंखों में से खुशी के आंसू आ रहे थे।